हेलो तो बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारतीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 8 के 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, जो 9th क्लास का चैप्टर है जिसका नाम है मोशन या गति। देखिए, छठा क्वेश्चन की हम बात करेंगे इस वीडियो में, 10 तक बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए छठा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है दूरी और समय के बीच में, ठीक है। दूरी दे रखी है किलोमीटर में और जो समय दे रखा है वो घंटे में दे रखा है। दूरी और समय के बीच में ग्राफ है, जहाँ पर यहाँ पर मूल बिंदु 0 से प्रारंभ हो रही है एक रेखा जिसे बोलते हैं बी, 2 किलोमीटर से स्टार्ट हो रही है सी और 6 किलोमीटर से स्टार्ट हो रही है ए। तो ये 3 लाइनें हैं इस ग्राफ में दी गई हैं। अब देखिए, इस ग्राफ को आपको देखकर इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न है, तीनों में से इन्हें मतलब ए, बी और सी, इन तीनों में से कौन सबसे तीव्र गतिमान है। सबसे तीव्र गतिमान है, आपको ये बताना है। देखिए, तीव्र गतिमान वो होगा जिसका ढाल ज़्यादा होगा, जिसका एक्स एक्स से ढाल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तीव्र गतिमान होगा, जिसका कम होगा वो धीमे गतिमान होगा। तो आपको इन तीनों में से बताना है कि इस ढाल सबसे ज़्यादा किसका है, एक्स एक्स के साथ। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं बी का ढाल एक्स एक्स से। देखिए, यहाँ पर एक्स एक्स है और ये इधर जाएगा बी, ये इसका इतना ढाल है। इसका कोण हमने मान लिया ढाल का θ1। इसके बाद हम बात करते हैं सी की, ठीक है। सी वाली लाइन ये है और देखिए, अब यहाँ पर एक हमें ये एक्स एक्स यहाँ पर मानना पड़ेगा इसके समांतर, और इससे कोण देखेंगे तो ये थोड़ा कम आएगा इससे बी से, तो ये है θ2 जो कि कम है θ1 से। इसके बाद देखिए, एक का कोण एक्स एक्स से, देखिए इसका और भी कम आएगा। इसका एक्स एक्स हम ये माने तो इसका जो कोण है ये θ3 मान लिया, ये आएगा सबसे कम आएगा। उसके बाद उससे ज़्यादा ये आएगा और सबसे ज़्यादा जो एक्स एक्स के साथ जो कोण बनाएगा वो बनाएगा बी। जिसका कोण ज़्यादा होगा, जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसका वेग भी उतना ही ज़्यादा होगा, साथ वो उतनी ही तीव्र रूप से गतिमान होगा। जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसी का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ढाल ज़्यादा है बी का, तो सबसे ज़्यादा तेज गतिमान है बी, ठीक है। और सबसे ढाल कम है ए का, तो सबसे जो स्लो है, धीमा गतिमान है, वो है ए। तो आपको तो प्रश्न में इतना ही पूछा है कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गतिमान है, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन में है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए ग्राफ को। इसमें ग्राफ बी ये रखा है, ग्राफ सी ये है और ग्राफ ए है। देखिए, ग्राफ बी और ए इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। ग्राफ सी और ए इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ग्राफ बी और ग्राफ सी इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। दो तो मिल रहे हैं आपस में, लेकिन तीनों किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रहे आपस में। देखिए, यहाँ पर सी और ए मिल रहे हैं, यहाँ पर बी और ए मिल रहे हैं, यहाँ पर बी और सी मिल रहे हैं, लेकिन ए बी सी किसी भी बिंदु पर आपस में तीनों नहीं मिल रहे, किसी भी टाइम पर आपस में नहीं मिल रहे। तो इसका आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर आएगा वो नहीं। अर्थात क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे, तो ये भाई एक ही समय पर एक ही बिंदु पर नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए, जिस समय बी ए से गुजरती है, जिस समय बी है वो ए से गुजरती है, उस समय तक सी कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, इस प्रश्न में जिस समय बी ए से गुजरती है, तो वो टाइम है ये, वो टाइम है भाई ये। जिस समय बी है वो ए से गुजर रही है, वो टाइम है ये। इस टाइम तक मतलब ये टाइम कौन सा है भाई, 1.8 के करीब है। इस टाइम पर सी कितनी दूरी तय की है। तो देखिए, यहाँ पर बी और ए मिल रहे हैं, इस टाइम पर जो सी है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए, इस टाइम पर जब आप इसको इधर मिलाओगे, तब आपको जो ये मान आएगा लगभग 5.8 के करीब किलोमीटर करीब आएगा, अर्थात 6 से कम आएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, लेकिन जब हम ग्राफ में एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं तो लगभग इसका जो आंसर आता है वो 6 से कम आता है। हमने यहाँ पर मान लिया 5.8 के करीब इसका आंसर आता है, था जो सी है वो
5.8 किलोमीटर दूरी तय की है जब बी है वो ए से गुजरती है, उस समय सी है वो लगभग 6 से कम 5.8 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो जो इसका आंसर आएगा वो लगभग आएगा 5.8 किलोमीटर। ठीक है, इसके आंसर हम लगभग में करेंगे दोनों के। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ में मान नहीं दे रखे और हम एग्जैक्ट हम बता भी नहीं सकते। इसके बाद देखिए, जिस समय बी सी से गुजरती है, जिस समय बी सी से गुजरती है, देखिए वो टाइम कौन सा है, जिस समय बी है वो सी से गुजर रही है, वो टाइम है ये, वो टाइम है ये। अर्थात इस टाइम पर ये बी है वो सी से गुजर रही है, उस समय तक यह कितनी दूरी तय करेगी, यह का अर्थ है कि बी कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, जिस समय बी है वो सी से गुजरती है, उस टाइम पर बी कितनी दूरी तय की है। तो देखिए, बी यहाँ से गति करना प्रारंभ कर दी है और यहाँ तक चली गई है। बी यहाँ से गति करना प्रारंभ स्टार्ट की है और यहाँ तक चली है। तो देखिए, जो ये अंतर है यही दूरी बी तय की है, 0 से लेकर यहाँ तक, अर्थात ये 4 से ऊपर आएगा, लगभग इसको मान सकते हैं 5। तो बी है वो चली गई है, बी है वो चली है 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ए की भी गणना कर देते हैं। देखिए, जिस समय बी सी से गुजरती है, उस समय ए जो चली है वो चली है 5 किलोमीटर लगभग। और इस समय हम ए की गणना करें कि ए कितनी दूरी तय की है। तो देखिए, जो ए है वो गति यहाँ से प्रारंभ कर रही है और यहाँ पर ये आपस में मिल रहे हैं। तो जो ए है, जो सी है, सी यहाँ से गति प्रारंभ की है और यहाँ तक चली है। तो इन दोनों के जो दूरी का जो अंतराल है वो ये आएगा, अर्थात 5 मैक्सिमम और 2 नीचे है। तो जो इनका जो अंतराल वो लगभग 3 किलोमीटर करीब है, लगभग 3 किलोमीटर के करीब। तो ये इसके आंसर होंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखिए, हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। ठीक है, यदि इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वेग नहीं है, यहाँ पर ये वेग नहीं है। जब इसकी आप इकाई देखोगे तो ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 त्वरण की इकाई होती है। तो वहाँ पर जो ये दिया गया है, ये त्वरण दिया गया है। ठीक है, जिसका त्वरण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जिसकी हाइट है 20 मीटर, अर्थात इसको 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और इस त्वरण से इसको गिराया जाता है। ठीक है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। जब ये यहाँ धरातल पर टकराएगी तो इसका वेग कुछ ना कुछ होगा, वो ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा ये ज्ञात करना है कि यह यहाँ से गिराने के बाद कितने टाइम बाद ये यहाँ पर टकराएगी, अर्थात वो टाइम भी ज्ञात करना है जब ये दूरी तय करेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम वेग ज्ञात करते हैं, वेग। देखिए, गति का समीकरण लगाते हैं, v² बराबर 2as। देखिए, ये है अंतिम वेग और ये है प्रारंभिक वेग, ये 2 और ये त्वरण और ये है दूरी। तो देखिए, अंतिम वेग हमें ज्ञात कर रहे हैं जो यहाँ पर है v²। अब बात करते हैं प्रारंभिक वेग की। देखिए, जो प्रारंभिक वेग है ये इसका u 0 है। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभ में स्थिर अवस्था में थी, जैसे इसको धक्का दिया उसके बाद ये वेग प्राप्त करी। जब मैं ये प्रारंभ में थी तब ये इसका वेग, उसके पास वेग नहीं था, अर्थात इसका प्रारंभिक वेग वो 0 है। क्योंकि इसको स्थिर अवस्था से हम धक्का दे रहे हैं तभी ये वेग प्राप्त कर रही है। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो जाएगा 0 और 2, और जो इसका a मतलब त्वरण है वो है 10 और इसकी जो दूरी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक वो 20 मीटर है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 4 और ये 2 0 400 और v² बराबर 400, तो v बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ का जो अंतिम वेग है ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं टाइम की कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं गति का दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ठीक है, अब देखिए, इसका जो यहाँ पर प्रारंभिक चाल है या वेग है ये 0 है, टाइम है इसको हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/2 त्वरण है 10, टाइम है ज्ञात करना है। ठीक है, और जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए, इसको हम यहाँ पर देखते हैं 20 =
ये 5t², 5t², इसको 5 को नीचे भेजोगे तभी आ जाएगा t² बराबर 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो t का मान आएगा वो आएगा 2 सेकेंड। जब t² इसको अंडर रूट निकालोगे 4 का तो वो आएगा 2। तो इस प्रकार हम गति का दूसरा समीकरण को भी लगा सकते हैं। और गति को इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, हम इसे गति का फर्स्ट समीकरण भी लगाकर निकाल सकते हैं। गति का जो प्रथम समीकरण है वो है v बराबर u प्लस at। हमें अंतिम चाल पता है वो आई 20, ठीक है। प्रारंभिक चाल हमें पता है 0, त्वरण हमारे पास है वो 10 और टाइम है t। तो देखिए जी यहाँ पर जो टाइम का मान आएगा वो ये कट जाएंगी और आएगा 2 सेकेंड। अर्थात इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो लगेगा 2 सेकेंड। और यहाँ पर इसका प्रारंभिक चाल 0 और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी चाल हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ हमारा 7वां प्रश्न। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। देखिए 8वां क्वेश्चन है वो एक ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर दे रखी है चाल मीटर पर सेकंड में और नीचे दे रखा है समय सेकंड में। अर्थात चाल और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है और ग्राफ ये इस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ 6 सेकंड के धीरे धीरे चाल बढ़ रही है और जहाँ टाइम 6 सेकंड हो जाता है उसके बाद चाल है वो एक समान हो जाती है, ठीक है। वो हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इस ग्राफ को आपको एक बार देखना है और इसमें प्रश्न दे रखे हैं 2। इसमें पूछा है क्या है, पहले 4 सेकंड में अर्थात 0 से लेकर यहाँ तक पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी, अर्थात कार है वो कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए ग्राफ में क्वेश्चन दे रखा है, ये दूरी पूछी है, चाल और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है। अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको ये प्रश्न आए दोबारा, अगर इधर चाल दे रखी हो और नीचे समय दे रखा हो, अगर आपको इस प्रकार का मानो ग्राफ है, ठीक है, इसमें पूछे आपकी चाल और समय दूरी के बीच में ग्राफ दे रखा है और आप इसमें दूरी याद करो, ठीक है। तो देखिए जहाँ तक ये चली गई है वहाँ तक इसका क्षेत्रफल निकालो, अर्थात चाल और दूरी समय के बीच में जो ग्राफ है उसका जब आप क्षेत्रफल निकाल लेते हो तो वो दूरी को बताता है। किसको बताता है? दूरी को। और कौन बताता है भाई? एरिया। अर्थात जो चाल और समय के बीच में जो ग्राफ है उसका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वो दूरी को ही बताता है। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय की है, पहले कंडीशन दे रखी है 4 सेकंड में। देखिए 0 से लेकर 4 यहाँ तक है। यहाँ तक देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार, इसको ऊपर मिला देते हैं, यहाँ पर पॉइंट हम मान लेते हैं, इसको यहाँ पर मिला देते हैं। देखिए ये त्रिभुज बन गया, ये क्या बन गया है कि त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसका हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालेंगे और वो दूरी को ही बताएगा। वो किसको बताएगा भाई? दूरी को ही बताएगा। तो देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। आधार है इसका त्रिभुज का 0 से लेकर 4 तक, तो आधार 4 आएगा। और 1/2 आधार इंटू ऊंचाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो ये है ऊंचाई है और ये आपको मानिए 6। देखिए जो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें गलती कर दी है, जो ये ग्राफ है ये लगभग 6 सेकंड के करीब ये आएगा। 6 सेकंड करीब क्या हो रहा है? इकसार हो रहा है। थोड़ी ताने में मिस्टेक हो गई। बाकी जो ऊंचाई लेंगे हम यहाँ पर वो लेंगे 6। कितने लेंगे भाई? 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 मीटर। अर्थात 4 सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो 12 मीटर है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें ग्राफ में छायांकित कीजिए। इसमें ग्राफ में छायांकित हमने ये कर दिया। अब देखिए जिस ग्राफ का छोटा सा क्षेत्र बच गए, इसको हम ऐड कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट गणना नहीं कर सकते ग्राफ में। इसमें थोड़ा और जोड़ सकते हो भाई 1-2 मीटर और, ताकि इसका भी क्षेत्रफल आ जाए, ठीक है। तो लगभग 12 मीटर, इससे कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। अर्थात ग्राफ में आपको देखना है कि एक समान गति कहाँ से प्रारंभ हो रही है। देखिए जो ग्राफ में जो एक समान गति है वो यहाँ 6 सेकंड से प्रारंभ हो रही है। 6 सेकंड के बाद ग्राफ एक समान चल रहा है, एक समान चाल चल रहा है। देखिए आपको जो बुक में जो ग्राफ दे रखा है उसमें आप ध्यान से देखिए तो उसमें टाइम 6 के बाद
ग्राफ है वो एक सीधी सरल रेखा में है अर्थात उसकी चाल क्या है, एक समान है। तो एक समान चाल का जो वो एरिया है वो ये है भाई 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद एक समान चाल, एक समान चाल। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 7वां। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, क्या नाम है, ये हुआ 8वां क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं हम 9वें क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें 3 कंडीशन दे रखे हैं और आपको बताने हैं कि इनमें कौन सी संभव है और कौन सी संभव नहीं है, साथ में इसका एग्जाम्पल भी देके समझाना है। तो देखिए 9वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी अवस्था संभव है और इसका उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए या इसको समझाइए। तो देखिए पहला कथन है वो ये है कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो, कोई वस्तु जिसका त्वरण क्या हो भाई, नियत हो, परंतु वेग शून्य हो, ये स्थिति संभव है क्या? पहले तो ये बताना है, ये भाई स्थिति संभव है, ये है स्थिति संभव। तो इसको हम कर देते हैं यस। अब देखिए ये स्थिति कब संभव होगी। मानो आपने एक पत्थर उठाया और उसको ऊपर फेंका, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी उस समय इसका वेग अब वो 0 हो जाएगा, उस समय इसका वेग क्या हो जाएगा, 0। मात्र कुछ समय के लिए, कुछ क्षण भर के लिए इसका वेग 0 होगा। उसके बाद ये वापस नीचे की तरफ गति करना प्रारंभ कर देगा था, जिस तरह ऊपर गति कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब ये वेग शून्य करके नीचे आएगा तो उस स्थिति में उसका वेग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन इस स्थिति पर नीचे गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी है वो नीचे लग रहा है, और जो कि क्या है, नियत है, जो कि क्या है भाई, नियत है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मान होता है और यह हमेशा नीचे की तरफ लगता है। जब एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जब उसका वेग 0 होता है, जब उसका वेग 0 होता है उस समय इसका जो गुरुत्व त्वरण जी है वो नीचे की तरफ लगता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये कथन सत्य है, यस है, कि कोई वस्तु जिसका त्वरण क्या हो भाई, नियत हो, कोई वस्तु जिसका त्वरण क्या हो, नियत हो, परंतु वेग क्या हो, इसका 0 हो, इसका वेग क्या इस स्थिति में 0 है। उसके बाद देखिए दूसरी स्थिति, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। ये ऐसा संभव है क्या कि कोई त्वरित वस्तु है वो एक समान चाल से चल रही हो। देखिए त्वरण क्या होता है, हम पहले त्वरण की बात करते हैं। वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अरे भाई वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण परिभाषित होगा, जब वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण क्या होगा, परिभाषित होगा। लेकिन इसमें बोला है कि एक समान चाल अर्थात एक समान वेग नहीं बोल सकते हम, एक समान चाल से गतिमान हो तब भी कोई वस्तु त्वरित गति कर सकती है क्या? कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो अर्थात कोई वस्तु त्वरित गति करेगी, उस स्थिति में उसकी चाल क्या है, एक समान। और हम जानते हैं त्वरित गति क्या होती है, जिसमें वेग में परिवर्तन हो, वो होती है त्वरित गति। अब देखिए ये भी जो संभावना है ये संभव है, इसीलिए हम कर देते हैं यस, ये स्थिति भी संभव है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है वर्तीय गति। आपने इस अध्याय में पढ़ा होगा वर्तीय गति। ये मानो एक वर्त है, ये मानो आपके पास एक वर्त है और ये इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। इसमें यहाँ पर कोई कण है वो गति कर रहा है एक समान चाल से वो गति कर रहा है। अब ये यहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वो वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये कण यहाँ पर था इस टाइम पर इसकी दिशा थी वो इस प्रकार थी, अर्थात जो वर्तीय पथ पर कोई कण गति करता है तो उसकी जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखीय होती है। तो इस समय इस कण की दिशा है वो ये है, इस समय देखें इस कण की दिशा है वो नीचे की तरफ है, इस समय देखें तो इस तरफ है इसकी दिशा इस तरफ, और इस समय देखेंगे तो वो है ऊपर की तरफ। अर्थात वर्तीय गति में प्रत्येक क्षण पर जो कण गति कर रहा है एक समान चाल से उसकी दिशा परिवर्तित होती है, उसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो देखिए इस कण के पास चाल भी है, अर्थात इसके पास कुछ चाल भी है और साथ में इसके पास दिशा भी है जो कि परिवर्तित हो रही है, जो क्या हो रही है,
परिवर्तित हो रही है। देखिए जो वेग होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं, उसका परिमाण होता है, साथ में उसकी क्या होती है, दिशा होती है। क्या होती है उसकी दिशा। परिमाण तो यहाँ पर एक समान है, अर्थात उसकी चाल एक समान है, लेकिन दिशा है वो बदल रही है। अर्थात जब दिशा बदले तो वेग भी बदलेगा। तो देखिए जो वेग में परिवर्तन होता है वो त्वरण को बताता है, और जो यहाँ पर जो गति हो रही है वो हो रही है त्वरित गति। जो यहाँ पर इस कण की जो गति है वो है त्वरित गति। तो त्वरित गति भी है और एक समान चाल भी है, लेकिन एक समान चाल है, इसका परिमाण तो समान है, लेकिन इसकी दिशा है वो बदल रही है। दिशा बदलने के कारण इसका वेग भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। वेग बदलने के कारण ये त्वरित गति है। तो एक समान जो वर्तीय गति होती है वही क्या होती है, त्वरित गति भी होती है। तो ये स्थिति भाई संभव है। उसके बाद देखिए तीसरी कंडीशन। अब देखिए तीसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, इसको हम देखते हैं और बड़ी ध्यान से इसको समझते हैं। इसको हम मिटा देते हैं एक बार। देखिए जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो, तथा उसका त्वरण उसके लंबवत हो, ये भी वही वर्तीय गति का ही उदाहरण है। अब देखिए ये भी स्थिति संभव है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं यस, ये स्थिति भी संभव है। अब देखिए ये कहाँ संभव है, ये एक वर्तीय पथ है, क्या है, एक वर्तीय पथ, और इस पथ पर ये कण गति कर रहा है। जब इस क्षण पर देखें तो इसकी दिशा इस दिशा में, अर्थात ये इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इस कण पर त्वरण देखेंगे वो तो इसके केंद्र की ओर लगता है, अर्थात जो त्वरण है वो कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है। यहाँ पर देखें, मानो ये कण यहाँ पर पहुँच गया, इस समय जो इसकी चाल है वो नीचे की तरफ है। इस समय इसका त्वरण देखें तो इस तरफ आएगा ए, इसको जी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए बोलेंगे, अर्थात यह है अभिकेंद्रीय त्वरण। इसका नाम भी है इसका नाम है अभिकेंद्रीय त्वरण। ये इसका अभिकेंद्रीय त्वरण है जो हमेशा केंद्र की ओर रहता है। अर्थात कोई कण अगर वर्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसकी चाल तो हर पॉइंट पर अलग अलग दिशा में, लेकिन इस चाल के लंबवत होता है इसका त्वरण, और ये त्वरण हमेशा केंद्र की ओर लगता है, जिसका नाम है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो ये स्थिति भाई संभव है। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो, इस दिशा में, ये इस स्थिति में इस दिशा में गति कर रही है, इस स्थिति में नीचे गति कर रही है, इस स्थिति में देखें तो ये आगे की तरफ गति कर रही है, यहाँ पर देखें तो ये ऊपर की तरफ गति कर रही है। लेकिन हर स्थिति में जो इसका तो अभिकेंद्रीय त्वरण है वो इस दिशा में आएगा, इस स्थिति में देखें तो इस दिशा में आएगा। तो कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा उसका त्वरण उसके लंबवत हो। देखिए यहाँ पर गति इस तरफ हो रही है, त्वरण है इस तरफ, इसके लंबवत है। इस दिशा में गति कर रही है, त्वरण है ऊपर, ये भी लंबवत है। इस दिशा में गति कर रही है, त्वरण है इस तरफ, ये भी लंबवत है, और ये भी वही क्या है, लंबवत है। अर्थात ये सभी एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर उपस्थित हैं। तो ये तीनों स्थिति भाई संभव हो सकती हैं, और मैंने यहाँ पर इनके एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 9वां। इसके बाद हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वें क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। एक उपग्रह है और ये त्रिज्या है जिसकी 42,250 किलोमीटर के वर्ताकार पथ पर घूम रहा है, अर्थात इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, मानो इसके सेंटर में क्या है भाई, पृथ्वी है, इसके सेंटर में क्या है, पृथ्वी है, और ये इससे इतनी दूरी के एक वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और वह 24 घंटे में इसके पूरा एक चक्कर लगा देता है। अर्थात ये यहाँ से गति प्रारंभ किया तो यहाँ पर दोबारा ये 24 घंटे के अंतराल पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो इसकी चाल ज्ञात करने की, अर्थात ये कितने चाल से ये गति कर रहा है इस वर्तीय पथ पर। तो देखिए चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटा समय। अब देखिए इस वर्तीय पथ की हम दूरी कैसे निकालेंगे।
जो आपको वर्तीय पथ दे रखा है, जो ये कृत्रिम उपग्रह ये इस पथ पर गति कर रहा है, तो हम इस पथ की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए जो वर्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। वर्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। वो क्या होती है भाई? 2πr, जो कि भाई दूरी को ही बताती है। जो दूरी है वो जाएगी 2πr। जो टाइम लगा है उसको लगा है 24 हावर। अब देखिए इस हावर को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो 24 को जब हम सेकंड में 24 घंटे को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 60 से 2 बार इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा भाई, सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब हम चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी होती है 2πr। दूरी क्या होती है भाई? 2। पाई का मान है 3.14 और त्रिज्या का मान है वो है 42,250 किलोमीटर। और जो टाइम लगा है उसको वो लगा है 24 घंटे। इसको हमने किस में चेंज कर लिया भाई? सेकंड में इसको हमने चेंज कर लिया। तो देखिए जो उसकी चाल आएगी वो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो लगभग आएगी 0.7 किलोमीटर पर सेकंड में इसका आंसर आएगा। तो ये हुआ हमारा 10वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों को कवर किया है और 1 से लेकर 5 तक हमने वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।